नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी युवा दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। देखिए, आज बात हम करेंगे पर्यावरण की। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो इस अद्भुत पर्यावरण की सुंदरता देखकर मन काफ़ी खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। पर्यावरण की गोद में सुंदर फूल, हरे भरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं जो कि आकर्षण का केंद्र बिंदु हैं। आज आखिर इंसान ने अपने जिज्ञासा और नई नई खोज की अभिलाषा में पर्यावरण के कार्यों में, उनके कामों में हस्तक्षेप करना आखिरकार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हम हमारे दोस्तों और परिवारों का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब पर्यावरण की बात आती है तो हम इसका ख्याल उतना नहीं रखते हैं। लेकिन अगर हम अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा वक्त भी पर्यावरण के लिए निकाल लें तो यकीन मानिए हमारी पृथ्वी फिर से एक बार फिर खुशहाल हो जाएगी। और इस कार्य में देश के युवाओं की बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका हो जाती है। आज के इस कार्यक्रम में इन तमाम विषयों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित शर्मा, जो कि निदेशक हैं टेरी के। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुमित जी, मेरा सबसे पहला सवाल, चूंकि ये बच्चों का कार्यक्रम है और बच्चे इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को बहुत ही चाव से देखते हैं, और इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा मकसद होता है कि जो हम टॉपिक लाएं, जो विषय लाएं, उसके ज़रिए वो बच्चे समझें, जानें और इसको अमल में लाएं। मेरा पहला सवाल सुमित जी ये है कि आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो पर्यावरण को लेके बहुत कुछ हो रहा है और उसमें और कुछ करने की ज़रूरत है। अगर सुधार की हम बात करें, इसके संरक्षण की बात करें, लेकिन प्रदूषण भी उतना ही है, पर्यावरण का विनाश भी उसी तेज़ी से हो रहा है, जो कि हम विकास भी कर रहे हैं। तो इस पूरी कड़ी में, इस पूरे टॉपिक में यूथ जो हमारे देश के हैं, वो अपना रोल किस तरह से प्ले कर सकते हैं, किस तरह से वो अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, ताकि इस पर्यावरण को, जो हमें अपनी विरासत में मिली है, पीढ़ियों से मिली है, हम उसको सहेज कर रख सकें। जी, धन्यवाद मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मैं बहुत सारे पर्यावरण के रक्षण के जो विषय हैं उन पर काम करता हूँ। वायु प्रदूषण मेरा एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर मैंने ज़्यादा काम किया है। और सभी विषयों में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो ग्रोथ की है, ना सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, उसके साथ-साथ हम पर्यावरण की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेना शायद अपने ऊपर भूल गए। हमने ग्रोथ इतनी तेज़ी से की, बट हमने ये रियलाइज़ नहीं करा कि उसके साथ-साथ जो हमारी वायु है, वो प्रदूषित हो रही है, हमारा जो पानी है, वो प्रदूषित होता जा रहा है। हम वेस्ट अपने चारों तरफ इकट्ठा करते जा रहे हैं, और जब उनके दुष्प्रमाण जो जो दु दुष्परिणाम परिणाम हैं, जो वो हमें देखने को मिले, हमारे हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर, आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ गई हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। फिर एक क्लाइमेट चेंज का जो एक नया एंगल निकल कर आया है, जिसने हमें ये बताया है कि टेम्परेचर्स, हमारी अर्थ के जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वाटर रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड या हमारी हेल्थ के रिलेटेड बनती जा रही हैं। अब हमें जाकर ये रियलाइज हुआ है कि ग्रोथ के साथ साथ हमारे को अपने आसपास के पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा, और इनफैक्ट ग्रोथ को पर्यावरण की सुरक्षा से डीलिंक रखना पड़ेगा। हमें ये नहीं करना है कि हमें ग्रोथ रोकनी है, बट ग्रोथ के साथ साथ हमें पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखना है ताकि वो उससे प्रभावित ना हो। अब बात आती है इसमें रोल यूथ की। तो यूथ के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उन्हीं के हाथों में अब ये है कि आगे वो इसको कैसे लेकर जाते हैं, किस तरीके से वो जो एमिशंस हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज से एमिशंस हैं, जो ट्रांसपोर्ट से एमिशन है, जो कि हमारी आदतों में आ चुकी है, जो चीज कैसे वो उसको चेंज करते हैं और कैसे एमिशंस की ट्रेजेक्टरी को नीचे लेकर जाते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोनॉमी। लेकिन डॉक्टर सुमित, बहुत से बच्चे जो यंग यूथ हैं वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि चले हमें विकास भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, हमें इसका भी ख्याल रखना है। तो चूंकि उनका बालमन होता है, वो समझने के दौर में होते हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे कि देखिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए और उसके लिए विकास भी चाहिए, ज़रूरी होगा, और पर्यावरण को भी, दोनों को साथ साथ बैलेंस वे में कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे समझाएंगे आप उन्हें? देखिए, 3 या 4 प्रमुख तरीके हैं जिस तरीके से बच्चों को ये बात समझाई जा सकती है।
पहला तरीका है फॉर्मल एजुकेशन, जो कि मैं बहुत बहुत खुश हूं ये देखकर कि हमने वो किताबें कभी नहीं पढ़ी जिसके अंदर पर्यावरण के बारे में हमें अच्छे से बताया गया। पर आज के बच्चे एक फॉर्मल सिस्टम के थ्रू उन किताबों में आज वो चैप्टर्स देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसे वायु प्रदूषण होता है, इन चीजों को हमें कम करना है, इन चीजों से पानी को कंजर्व करना है। तो बहुत ही अच्छा एक फॉर्मल सिस्टम हमने शुरू किया है जिसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। दूसरा तरीका होता है इनफॉर्मल सिस्टम, जो कि आप रोजमर्रा में नहीं पढ़ रहे हैं, पर चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे मास मीडिया के थ्रू हो, चाहे ये टीवी प्रोग्राम है, ये भी एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है बच्चों के पास पहुंचने का, उनको अवेयर करने का। बट इन मैकेनिज्म्स में मुझे लगता है और अब तब्दीली लाने की जरूरत है। मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। 2 साल पहले मैंने एयर पोल्यूशन के ऊपर एक गाना बनाया, और जब मैंने वो बनाने की सोची तो पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि एयर प्रदूषण पर कोई हिंदी गाना ही नहीं है, कोई सॉन्ग ही नहीं है जिसको लोग सुनकर उससे प्रभावित होकर प्रदूषण को कम कर सके। तो रुक जाओ नाम से ये गाना हमने बनाया, यूट्यूब पर रिलीज किया, और आज हजारों लोग, और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आप एज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, आपको पता चलता है इतने सारे बच्चे उस गाने को सुन रहे हैं, गा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कॉमिक्स। आज हम इतने सारे वीडियो जो प्रोग्राम्स देखते हैं या कार्टून प्रोग्राम्स देखते हैं, वो सारे डिफरेंट विषयों पर होते हैं, पर पर्यावरण के रिलेटेड जो कॉमिक्स हैं या वीडियो प्रोग्राम्स हैं वो मेरे को अभी तक भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले। तो एक लेडी अर्विन कॉलेज की स्टूडेंट के साथ मिलकर हमने एक कॉमिक बनाई, और उसके थ्रू हमने पावनी द वायु वॉरियर उसको नाम दिया, और उसके थ्रू हमने धीरे धीरे बच्चों को ये बताने की कोशिश की कि कैसे पर्यावरण को संरक्षण किया जा सकता है। तो ये हुआ इनफॉर्मल तरीका। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं, वो है नेचर के पास जाने का। चाहे आप बच्चों को कितना ही पढ़ा लें, चाहे आप बच्चों को कितना ही इनफॉर्मली सेंसिटाइज कर लें, जब तक आप उन्हें वैल्यू नहीं समझाएंगे कि क्लियर एयर की वैल्यू क्या है, साफ पानी की वैल्यू क्या है, उनको नेचर के पास ले जाना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि ऐसी होती है साफ हवा, ऐसा होता है साफ पानी। और इसके लिए हमारे को इको टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा। उनको, जैसे आज के बच्चों को हम यमुना प्रदूषण के बारे में बताते हैं, बट बच्चों ने यमुना देखी ही नहीं है, तो प्रदूषण समझेंगे क्या? तो उनको यमुना के करीब ले जाना होगा। यमुना के पास एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, आज तक शायद बहुत बच्चे वहां गए भी नहीं होंगे, तो उनको वहां ले जाना होगा, जू ले जाना होगा, उनको वीडियो गेम्स की दुनिया से बाहर निकालकर नेचर के करीब लाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम मिस कर रहे हैं, और उसको बढ़ावा देना। लेकिन डॉक्टर सुमित, चूंकि जो माँ बाप होते हैं, जो परिवार होता है, वो बच्चों की पहली पाठशाला होती है, उसके बाद फिर वो कॉलेज में जाते हैं और स्कूल में जाते हैं, और कॉलेजों की क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, रोल तो उनका बहुत बड़ा है। जब माँ बाप अगर एक तरीके की चीजें करते हैं तो उन्हीं को बच्चे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट आजकल मैं कहना चाहूंगा कि शायद रोल रिवर्सल हो गया है। जो बच्चे स्कूल से सीख कर आते हैं वो अपने माँ बाप को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर बच्चों को स्कूल में ये बताया जाएगा कि पर्यावरण को ऐसे संरक्षित करना है, तो वो शायद अपने माँ बाप के बिहेवियर को भी चेंज कर पाएंगे, और उससे एक वाइडर अवेयरनेस सोसाइटी में आएगी कि प्रदूषण को हमारे को कंट्रोल करने की जरूरत है, अपनी प्रकृति को हमें बचाने की जरूरत है। तो ना सिर्फ माँ बाप बच्चों को सिखाएंगे, अब समय आ चुका है कि बच्चे माँ बाप को सिखाएंगे कि प्रदूषण को कैसे कम करें। लेकिन डॉक्टर सुमित, अगर मैं स्कूलों की बात करूं, चूँकि बहुत से बच्चों को ये लगता है कि ये जो एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट का, वो एक बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, न कभी हम जाना होता है, न हम कभी हिमालय गए हैं, न जो सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाया जाता है वो कभी वो प्रैक्टिकली उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, कभी जाते नहीं हैं। तो वो जैसा कि आप बता भी रहे थे, तो वो एक अपने आप को डिस्कनेक्ट सा महसूस करते हैं इस पूरे सब्जेक्ट से, और इसलिए भी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तो उतना इम्पैक्ट उनके माइंड में नहीं पड़ता है, वो उसकी गंभीरता को उन्हें उतने बारीकी से नहीं समझ पाते हैं। अब चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अब आ गई है, क्या लगता है कि इस पॉलिसी में जो कि पर्यावरण को काफ़ी तवज्जो दिया गया है इस पूरे पॉलिसी में, स्कूल के लेवल पे भी और बच्चों के लेवल पे भी इसको और भी इंगेज करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे पर्यावरण को जान सकें, उनके पास जाएं, नेचर को समझें, उन्हें महसूस करें, तभी उसमें हो रहे बदलाव को भी वो अच्छे से समझ पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि मतलब कई बार ये टॉपिक्स बड़े बोरिंग लगते हैं क्योंकि आपने शायद इतना करीब से उन्हें देखा नहीं हो। तो उसको दूर करने के लिए इन टॉपिक्स को कैसे एंटरटेनिंग वे में आपको उन्हें समझाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। कैसे नई टेक्नोलॉजी बनाने में आज के बच्चे बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं,
क्यों ना हम उन्हें एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल की टेक्नोलॉजीज बनाने में इन्वॉल्व करें। मेरे पास एक बच्चा आया था जिसने बहुत ही लो कॉस्ट कार्डबोर्ड की मदद से बहुत ही सुंदर और इफेक्टिव एयर पोल्यूशन प्यूरिफायर उसने घर के लिए बनाया था, और केवल शायद 700 या 800 रुपए उसकी कीमत थी। तो इस तरह की सोच हमारे को बच्चों में डेवलप करनी होगी। जितने भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहे हैं उसमें एनवायरमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एनवायरमेंट एक अलग चीज नहीं है, वो साइंस का भी पार्ट है, वो हिंदी के चैप्टर में भी आ सकता है, वो इंग्लिश के चैप्टर में भी आ सकता है। तो उनको इंटीग्रेट करें सब्जेक्ट्स में, उनका इंटरेस्ट बढ़ाएं, और बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो बोर हो रहे हैं, बल्कि वो एंटरटेन होकर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसी अगर उन्हें फीलिंग आएगी तो वो निश्चित तौर पर इफेक्टिव। और बच्चों को एक ये भी तरीका है कि आप जब स्कूल के लेवल पे हों, कॉलेज के लेवल पे हों, तो उन्हें आप टूर पे ले जाएं, आप उन्हें दिखाएं कि क्या होती है ये प्रकृति, क्या है नेचर। चूँकि एक कुछ लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल में किसी एक बच्चे को पूछा गया, डॉक्टर सुमित, कि भाई दूध हमें कहाँ से मिलता है, तो उसने कहा कि मदर डेयरी से हमें मिलता है। तो लोग मजाक में कहते हैं कि देखिए, बच्चों को आपने दिखाया नहीं कि हमें दूध कहाँ से मिलता है, वो जानते नहीं है कॉज के बारे में, बफेलोज के बारे में, तो वो ऐसा ही जवाब फिर आपको मिलेगा। तो जब तक आप उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली आप दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब फिर कैसे मुमकिन हो पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। शायद आज के बच्चे ये भूल चुके हैं कि पहाड़ इतने सुंदर होते हैं, नदियां इतनी सुंदर होती हैं, बायोडाइवर्सिटी हमारे चारों तरफ होती है। स्पैरोज का मैं एग्जांपल देता हूँ। जब हम छोटे थे तो स्पैरोज बहुत दिखाई देती थी दिल्ली में, लेकिन शायद आजकल वो दिखाई नहीं देती हैं। बच्चों को शायद पता ही नहीं होगा कि इस तरह की चिड़िया दिल्ली में होती थी। विजिबिलिटी की हम बात करें, आज के सर्दी के माहौल में जो इतनी कम विजिबिलिटी होती है, शायद बच्चे इसी को असलियत मान चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि जब ये ब्लू स्काई होता कैसा है और कितना सुंदर वो दिखता है, और उससे कितनी अच्छी हवा हमारे लंग्स में जाती है, और उसके जितनी भी हेल्थ रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उससे दूर हो सकती है। तो इन चीजों को आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों को असलियत दिखानी होगी। उन्हें ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहां उन्हें इसकी वैल्यू पता चले, और शायद वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा इन बच्चों को उसको ठीक करना। और डॉक्टर सुमित, जैसे कि प्रधानमंत्री भी बहुत, आपको पता ही है, बहुत एक्टिव हैं खासकर पर्यावरण की इश्यूज़ को लेकर, और कुछ दिनों पहले उन्होंने एक व्यावहारिक बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब आप किसी से मिलिए, किसी का कोई बर्थडे हो या इस तरह कोई फंक्शन हो, तो आप उन्हें बजाय किसी और गिफ्ट के आप उन्हें एक पौधा तोहफे में दें, तो वो ज़्यादा खुश होंगे। ये भी एक बच्चों को समझाने और बताने की ज़रूरत है कि जैसे कि बच्चे में एक बहुत ज़्यादा होता है कि उनके बर्थडेज पार्टी में तमाम उनके फ्रेंड्स आएँ स्कूल के और वो सेलिब्रेट करें। उसमें ये भी हो सकता है कि वो बच्चे जब आएँ, एक दूसरे के यहाँ जाएँ, तो वो बजाय कि बाकी महंगे गिफ्ट दें, एक बहुत ही कम दाम में और बहुत ही जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए पौधे तोहफे में दे सकते हैं। ये भी एक कल्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। आपका इशारा उस तरफ है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम एनवायरमेंटल इश्यूज और उसके संरक्षण को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई थिंक हर एक एक्टिविटी में हमारे को इसको इंटीग्रेट करना होगा। उस बच्चे को ये बताने की जरूरत है कि जब आप ये स्विच ऑफ कर रहे हैं, लाइट जो एक्स्ट्रा लाइट जल रही है या एक्स्ट्रा पंखा चल रहा है, तो उससे जो बिजली बच रही है, उससे ना सिर्फ हमारे पैसे बचेंगे बल्कि पूरे पर्यावरण का भला होगा। जिस क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, वो एक स्विच दबाने से फर्क पड़ेगा। एक पौधा गिफ्ट करने से उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जब उसे बताया जाएगा ये पौधा CO2 को अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, तब उसको ये समझ में आएगा कि इस पौधे की वैल्यू क्या है, और शायद उसको अपना दिया हुआ गिफ्ट और भी अच्छा लगे उसके बाद। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, हम लगातार इस प्रोग्राम के ज़रिए हम एक नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन के नीचे, आप देख सकते हैं, और उसमें लगातार जो बच्चे, जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो अपनी अगर पर्यावरण से संबंधित अगर कुछ भी वो सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे साथ डॉक्टर सुमित शर्मा जो कि निदेशक हैं टेरी के, उनसे आप सीधे पूछ भी सकते हैं अगर मन में कोई भी सवाल हो। तो ये नंबर हम नीचे फ्लैश करें, आप उस पर फ़ोन कॉल करके आप हमें पूछ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सुमित, देखिए, जब पर्यावरण की बात आती है तो शुरुआत छोटी सी चीज़ से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग अब जब महानगरों में रहते हैं तो उनकी बालकनी में एक स्पेस होता है, और स्पेस में बहुत से लोग वहाँ पे एक बालकनी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए भी होते हैं। वहाँ से भी एक हैबिट जो पेरेंट्स है वो डेवलप करा सकते हैं अपने बच्चों में कि देखो आप इसमें रोज़ पानी दो, और उसको एक कनेक्ट करके कि देखिए यहीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है, आप जो CO2 छोड़ते हैं वो ये लेते हैं, तो कैसे, तो ये सारी बातें करके उन्हें एक बहुत ही प्राइमरी लेवल पे, बहुत ही छोटे से स्तर पे समझाया जा सकता है, ताकि वो जब बच्चे बाहर निकलें तो वो दूसरों को भी ये मैसेज समझा सकें।
बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हैबिट्स जो होती हैं वो बहुत शुरू से ही अगर अच्छी डाली जाएं तो उतना ही अच्छा प्रभाव पूरे जीवन पर हमारे को देखने को मिलता है। शायद हमारे टाइम पर हमें किसी ने पटाखे जलाने को उस वक्त रोका नहीं, बट आज के बच्चों को अगर आप पटाखे जलाने को बोलेंगे तो शायद वो इतने अवेयर हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि नहीं, हमारे को पटाखे नहीं जलाने हैं, उससे प्रदूषण होता है, क्योंकि वो हैबिट उनको बहुत ही स्टार्ट से उनके अंदर डाल दी गई है। जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन की बात है, आज बच्चे खुद ही शायद ये कहने लगे हैं कि हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, हम्म। हमारे को जो जो कागज से बने थैले हैं या अपना थैला खुद ले जाकर हमारे को शॉपिंग करनी है, हमारे को वेस्ट सेग्रीगेट करना है। उनको अगर ये शुरू से बताया जाए कि जो वेस्ट है, जो गीला कचरा है, वो एक डब्बे में डालना है और जो दूसरे तरह के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको दूसरे तरीके के डब्बे में डालना है, तो वो शुरू से ही वो आदत उनके अंदर हो जाएगी। उनको बाद में ये करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अंदर से ही उनको ये पता है कि दो अलग अलग तरीके के वेस्ट के बिन हैं, उसमें हमारे को उनको डालना है। अगर हर बच्चे के जन्मदिन पर एक पौधा वो हर साल लगाए तो उसके अंदर ये आदत शुरू से ही बन जाएगी और वो आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों को यही शिक्षित करेगा कि प्लांटेशन कितना जरूरी है। पानी की सेविंग, एनर्जी सेविंग, ये तो रोज की बातें हैं। क्यों क्यों हम बच्चों को ये नहीं बताएं कि भाई इतना पानी वेस्ट करके नहीं नहाना है या नल को खुला खुला नहीं छोड़ना है। छोटी सी बात है, एक बार आपने बताया बच्चों को, उसकी महत्वता समझाई, तो निश्चित तौर पर वो पानी वेस्ट नहीं करेगा, एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। डॉक्टर सुमित, चूंकि आप टेरी के डायरेक्टर हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा कि वर्ल्ड लेवल पे क्या कुछ हो रहा है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, और पूरे वैश्विक स्तर पर युवा किस तरह से बढ़ चढ़कर इस पूरे मुहिम में भाग ले रहे हैं। अगर वो जानकारी, वो अनुभव अगर हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें कि वैश्विक स्तर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो वहाँ के जो यूथ हैं, वहाँ के जो युवा हैं, वो किस तरह से इस पूरे पर्यावरण के संरक्षण की मुहिम में वो जोर शोर से लगे हुए हैं। देखिए, वैश्विक स्तर के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जो CO2 गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ट्रैप करती है हीट को अर्थ के पास और जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसका जो उत्सर्जन है उसमें कमी नहीं आ रही है। ये एक बहुत ही दुखद बात है। अगर आप भारत का एक कंट्रीब्यूशन उसमें देखें तो लगभग 7% है, 7% उस पूरे ग्लोबल GHG के एमिशंस में। जबकि हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है, अगर एक आदमी की हम बात करें तो लगभग 60% लेस हमारा उत्सर्जन होता है GHG गैसों का वर्ल्ड एवरेज के मुकाबले। तो इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल तौर पर हम इतना शायद नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट हम जब टोटल करते हैं पूरी पॉपुलेशन का तो हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब कुछ सालों में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारी ग्रोथ है CO2 एमिशंस की, उसमें कुछ कमी आई है। चाहे हमने हाइड्रो पावर का सहारा लिया हो या हमारी कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ भी लास्ट कुछ सालों में अच्छी नहीं रही है, तो उसका भी एक रीजन है। चाहे हमने रिन्यूएबल एनर्जी का सहारा लिया हो, आप देखेंगे कि लास्ट कुछ सालों में प्रधानमंत्री की कई योजनाओं के बदौलत हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो हमने उसको प्राप्त करने की कोशिश की है और उससे हमारे एमिशंस में कमी आई है। और उसके अलावा जो पेरिस एग्रीमेंट में जो इंडिया ने एक प्लेज ली थी, जो हमने कहा था कि हम इन चीजों को अचीव करेंगे ग्लोबल वार्मिंग में को कंट्रोल करने के लिए, और इत्तेफाक हम से उसकी सुमित, तरफ डॉक्टर सुमित, बहुत ही आज सुदृढ़ उसके तरीके से 5 साल बढ़ रहे पूरे हैं। भी हो रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री जी शाम को बिल्कुल। एड्रेस करने वाले हैं एंड आई एम श्योर वो ये बताएंगे कि हम अपने टारगेट जो हमने अपने लिए सेट किए थे उनकी तरफ बहुत ही सुदृढ़ता के साथ बढ़ रहे हैं। हमने अपनी एमिशन इंटेंसिटी को जो 35% कम करने का टारगेट लिया था 2030 तक, उसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जो 40% पावर को हमने कहा था कि वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होगी 2030 तक, उसके भी तरफ भी हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक आदमी के कहने से नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब सारे युवाओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है, क्योंकि उनके पास अब जो लाइफ टाइम है वो हमसे कहीं ज्यादा है। तो इसीलिए हम युवाओं की बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि भारत के देशों में क्या हो रहा है, बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं। जो स्कूल के बच्चे तक आज क्लाइमेट स्ट्राइक का नाम देते हैं, वो कहना चाहते हैं कि ये जो विश्व है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे को CO2 एमिशंस रोकने होंगे, और वो उसके लिए अपना जो आंदोलन है उसको चला रहे हैं। उसमें तो ग्रेटा थनबर्ग का भी नाम बहुत जोर शोर से आता है डॉक्टर सुमित। एब्सोल्युटली बिल्कुल, ग्रेटा थनबर्ग इसको लीड कर रही हैं और वो दिखाती हैं कि युवाओं में कितनी शक्ति है।
अगर सारे युवा इकट्ठे होकर एक सही मार्ग पर आगे बढ़े तो जरूर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लोकल एरिया में, ना सिर्फ अपने स्टेट के लिए, ना सिर्फ अपनी कंट्री के लिए, बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज की बात है वो पूरे विश्व की बात है। जो मानव का जो हमारा स्पीशी है उसकी बात है, तो पूरे विश्व को आप कंट्रीब्यूट करते हैं अगर आप एक भी छोटा सा कदम इस डायरेक्शन में। डॉक्टर सुमित, अगर आप कहें तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। यह स उत्तम पुरुषः। सलमा कुरेशी प्रतिदिनं पवित्र पुराणं पठन्ती सा पुराणानि अपि अधीते निदिध्यासति च। अधीत भारतीय तत्त्वशास्त्रः यः कोऽपि पुमान् आधुनिकेष्वपि विषयेषु नैपुण्यं साधयति इति निश्चयो मम। तत् एव स्यात् अन्यद्वा स्यात्। हैंड ऑफ गॉड अर्थात भगवतो हस्तः पदकंदुक क्रीडा जगतः तादृशो गोलांकः यः वर्तते कुख्यातः युगपदेव परम सुख्यातोपि। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे ए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं किड्स टाइम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर सुमित शर्मा जो कि निदेशक हैं टेरी के, वो इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, हम प्रोग्राम के आखिर में पहुंच चुके हैं। हम दो बातें आपसे हम जानना चाहेंगे। एक तो ये कि अब तक अगर मैं बात करूं तो कितना हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा चुके हैं, क्योंकि औद्योगिकीकरण के बाद से लगातार CO2 और जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका हम लगातार उत्सर्जन कर रहे हैं। तो पृथ्वी को कितना नुकसान हम पहुंचा चुके हैं, और आने वाले दिनों में अगर हम नहीं अपने इन चीज़ों में बदलाव लाए तो इस पृथ्वी को, इस धरा को कितना नुकसान पहुंच सकता है? बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है, और इसके 2-3 पार्ट्स हैं। उसमें मैं बताना चाहूंगा कि अगर क्लाइमेट की दृष्टि से आप बात करें, जो लेटेस्ट असेसमेंट बता रहे हैं वो ये है कि हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा इस सेंचुरी के एंड तक, अगर हम अपने जो एनर्जी उत्सर्जन के तरीके हैं उनको हमने चेंज नहीं किया। तो 3 डिग्री सेल्सियस वैसे तो बहुत छोटा सा नंबर लगता है, जितना हम समर और विंटर में टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं उसके कंपैरिजन में, पर विश्व के स्तर पर एक एवरेज जो इंक्रीज है 3 डिग्री सेल्सियस का, वो कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। बहुत सारे जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, जो कि फ्लड हैं, जो कि ड्राउट्स हैं, जो कि हरिकेन्स हैं, वो सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके की पॉपुलेशंस को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा जो सी लेवल राइज की हम बात करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो सी लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, और जो निचले इलाके हैं उनको वो अपने अंदर ले लेगा, और आपके पास जो लैंड एरिया है वो उतना ही कम होता चला जाएगा। उसके प्रभाव भी बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, उसको मुझे शायद और समझाने की जरूरत नहीं। दूसरा मुद्दा है एयर पोल्यूशन का, जो कि बहुत ही लोकल है, जो हम दिल्ली में रोज देखते हैं। जो हमारा जो प्रदूषण की मात्रा है वो लगभग 4-5 गुना ज्यादा है हमारे स्टैंडर्ड्स के मुकाबले। हमारी WHO गाइडलाइन से ऑलमोस्ट वो 10 गुना ज्यादा है। तो जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं लगातार हर सेकंड हर मिनट, वो बहुत ही दूषित है, और हमारे जो लंग्स हैं और उसके बाद वो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज भी क्रिएट करती है। और देयर आर एस्टिमेट्स जो बता रहे हैं हमें कि 5 से 10 लाख लोग हर साल शायद भारत में मर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रदूषण का स्तर है वो इतना ज्यादा है। पानी की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया लेवल पर उनकी क्वालिटी देखें, तो आपको मिलेगा कि ज्यादातर जो हमारी नदियां हैं वो क्वालिटी के मामले में बहुत ही निचले स्तर, चाहे वो यमुना हो या और नदियां हो, क्योंकि उसमें सीवेज इतना मिलता है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट इतना मिलता है, तो उनकी जो क्वालिटी है तो वो पीना तो छोड़िए, आप उसमें नहाने के योग्य भी वो नहीं होती है। ई या डी कैटेगरी की श्रेणी में वो आती है। वेस्ट की मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, वेस्ट के ढेर आपको हर शहर के बराबर में दिख जाएंगे। दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल है, बलसवा लैंडफिल है, ना सिर्फ उसमें से बदबू आती है, उसमें से मीथेन गैस निकलती है।
मीथेन गैस एक बहुत बड़ी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाली गैस है और उसका पोटेंशियल लगभग 20 गुना ज्यादा होता है CO2 गैस से, और वो भी उसको कंट्रीब्यूट करे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने शायद बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ाया है और अपने जो एनवायरमेंट है उसको हमने संरक्षित रखने की बहुत ही न्यूनतम कोशिशें की हैं। शायद लास्ट 10-15 साल में वो कोशिशें बढ़ी हैं, परंतु अभी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, वरना जिस गति से ये सब बढ़ रहा है, हम 3 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट के एंगल से टेम्परेचर राइज की तरफ बढ़ रहे हैं। और पेरिस एग्रीमेंट ने जैसे हमें बताया कि हमें कम से कम इसको 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज के तक रोकने की जरूरत है, और अब लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस की भी बातें करने लगे हैं। बट उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें लेने पड़ेंगे, ना सिर्फ अपने स्तर पर, गवर्नमेंट को अपने स्तर पर सॉल्यूशंस लेने हैं, और एनजीओस का एक मेन रोल है, एकेडमिया का रोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई नई टेक्नोलॉजीज को बढ़ाने का। तो बहुत सारे हमारे को सॉल्यूशंस को तो ऐसे में डॉक्टर सुमित, ऐसे में चूंकि आपने जो बताया कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये थ्रेट्स हैं, ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका कैसे हल निकाले जाएं, समाज के स्तर पर भी, राष्ट्र के स्तर पर भी कैसे इस ये जो समस्या है उससे हम कैसे पार पाएं, और जो हम कहते हैं हमारी ये पृथ्वी, हमारा जो पर्यावरण, जो प्रकृति है, उसको हम सहेज सकें, इसके लिए इन तमाम स्तरों पर हम क्या क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट या राष्ट्र के स्तर की बात है, तो अब हमारे को वो समय आ गया है कि जब हमें जीरो एमिशन या वेरी लो एमिशन टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ना है, चाहे वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, या एयर पोल्यूशन के एमिशंस हो जो कि लोकल एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। जीरो एमिशन क्या होता है? जैसे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है, आपने सोलर का इस्तेमाल किया, आपने विंड पावर का इस्तेमाल किया, तो उसमें आपको कोयला जलाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको गैस जलाने की जरूरत नहीं है वो एनर्जी बनाने के लिए। तो रिन्यूएबल का जितना आप पेनिट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे अपने एनर्जी प्रोडक्शन में, उतना ही आपका जो एमिशन ट्रेजेक्टरी है वो नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है कि ये जो हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, आई थिंक अब वो समय आ गया है कि ठीक है, जितने हैं जो चल रहे हैं उनमें से भी जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जो बहुत ही इनएफिशिएंट है, शायद उनको हमें अब हटा देना चाहिए। बट आगे अब हमें और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जितना हो सके हमें रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना था। तीसरा है इंपॉर्टेंट इशू, वो है एफॉरेस्टेशन। जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, जितने ज्यादा हम अपने जंगलों को संरक्षित करके उनकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा का CO2 का एक सिंक बनेगा और CO2 एटमॉस्फेयर में से बाहर जाती रहेगी। एयर प्रदूषण की मैं बात करूंगा, वहां पर शायद बहुत बड़ा रोल एक इंडिविजुअल का भी आ जाता है। 3 कैटेगरी में हम जो हमारे सुझाव है उनमें देते हैं। एक होती है अवॉइड, एक होता है शिफ्ट, एक होता है इम्प्रूव। जी डॉक्टर सुमित, तो अवॉइड में क्या हम एनर्जी यूज को अवॉइड कर सकते हैं? क्या आज मैं सोच सकता हूं कि आज मैं बाहर गाड़ी से नहीं जाऊंगा? क्या अपना काम मैं ई मोबिलिटी के थ्रू कर सकता हूं? डॉक्टर सुमित, चूंकि समय की कमी है, लेकिन जो आप बातें कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने थ्रेट्स भी बताए, सॉल्यूशन क्या है वो भी आप बता रहे हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे युवा दर्शक हैं, वो जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि गंभीर कितनी स्थिति हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि निराश होने की ज़रूरत है। अगर एक स्तर पर भी, इंडिविजुअल स्तर पर भी अगर हम अपने काम को ठीक से करें पर्यावरण के लिए, तो हम ज़रूर आने वाले दिनों में एक बहुत ही खूबसूरत पृथ्वी का, इस ग्रह का निर्माण कर सकते हैं, और बहुत ही खुशहाली और सबको जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ठीक रहेंगे, तभी हम इस पृथ्वी पे ज़िंदा रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित, आज आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों का, युवा दर्शकों को समझाया कि पर्यावरण की क्या कुछ अहमियत है और वो किस तरह से अपनी भूमिका जो है वो अदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित। तो आज के इस किड्स टाइम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।